155 जजेस हैं भारत में, 33 सुप्रीम कोर्ट में और 1122 हाई कोर्ट्स में। सवाल मेरा पहला ये है कि कॉलेजियम सिस्टम इतना लिमिटेड और इतना सीक्रेट क्यों है? जजेस लगाने में संसद की कोई भूमिका नहीं, तो हटाने का काम पार्लियामेंट करेगा, नियुक्ति के काम में पार्लियामेंट की कोई भूमिका नहीं है। क्या लीला है भाई? पहले था बंद लिफाफा न्याय, बंद लिफाफा न्याय सिर्फ यहां सब सीक्रेट होता है। अरे भाई, हमारे कुछ जज बन भी जाएंगे तो अभी तो देखा है ना उनके ऊपर महाभियोग लंबित शेखर यादव। हम जानते हैं कि हम जो बात बोल रहे हैं उसका खामियाजा ना हमको भुगतना पड़ सकता है। देखिए, कॉलेजियम पे बहुत चर्चा हो रही है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस हैं टोटल नंबर 1155 के आसपास है और बगैर रिसर्च के बहुत ही अनगाइडेड मिसाइल की तरह चर्चा हो रही है। तो हर साल 15-20 जजेस रिटायर होते होंगे, 20, 25, 30 हर साल। अब सरकार तो चाहती है कि जैसे यूपीएससी है तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया जाए, है ना। मेरी थोड़ी सी असहमति है। कॉलेजियम होने के बावजूद कॉलेजियम में और सरकार में अंडरस्टैंडिंग है भी, मैं कह रहा हूं आपको। ये नहीं है कि खाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंड कर रहा है और तब तक वहां से पास नहीं हो रहा है जब तक कि दो हमारे भी ना। ये खेला तो नहीं पता होगा। तब तक गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देती है कि जब तक उनके इच्छा के भी जज उसमें नहीं आए। तो किस किस तरह का जजमेंट आ रहा है नहीं देख रहे हैं। भावनाओं से लिखा जा रहा है ऑर्डर बाबरी मस्जिद पे, भावनाओं से। और इसके अलावा भी बहुत सारे आप देख रहे होंगे। पहले था बंद लिफाफा न्याय, है ना, बंद लिफाफा न्याय सिर्फ। अब आ गया है मौखिक न्याय, सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, लिखित ऑर्डर नहीं आ रहा है। मैंने कुछ संविधान का कैसे अपॉइंटमेंट होता है उसका थोड़ा सा अध्ययन मैंने किया है। 1155 जजेस हैं भारत में, 33 सुप्रीम कोर्ट में और 1122 हाई कोर्ट्स में। सवाल मेरा पहला ये है कि कॉलेजियम सिस्टम इतना लिमिटेड और इतना सीक्रेट क्यों है? आप ही से निकला पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जरा उसका जो है ना सिस्टम देख लीजिए। मैं बता रहा हूं कि वहां पे जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। यह जितने जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसका रिकमेंडेशन करता है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उसके चीफ जस्टिस होते हैं और इसके जो सदस्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार काउंसिल द्वारा नॉमिनेटेड एक वकील। कौन? बार काउंसिल से नॉमिनेटेड एक वकील। और उसके बाद पार्लियामेंट्री कमिटी से भी स्क्रूटनी होती है। ये हमारे बगल में जो ये गरीब मुल्क है उसके जुडिशियल सिस्टम को देखिए। आजकल नेट का जमाना है, कहीं ढूंढेंगे मिल जाएगा। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो क्या करता है कि जो जुडिशियल कमीशन है वो जो रिकमेंडेशन करता है उसकी समीक्षा करता है और इसके बाद नेशनल असेंबली को नॉमिनेट रिकमेंड करता है, जिसमें सीनेट के सभी सदस्य होती है। समिति वहां पर किसी भी नाम को एक्सेप्ट कर सकता है चाहे नहीं भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन इसका कारण उसको रिटन कारण देना पड़ता है। क्यों? अब प्रक्रिया क्या है ये मैंने तो बता दिया। न्यायिक आयोग, संसदीय समिति और जो हाई कोर्ट्स के जज होते हैं सेम वही प्रोसीजर है।
सेम वही प्रोसीजर है। तो वहां भी कार्यकाल 65 और 62 है, जैसे कि यहां पे है। तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पूरा प्रोसीजर है, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाता। आप एक बात बताओ, जजेस पे जब महाभियोग लगता है तो कहां पास होता है, कहां लाया जाता है? पार्लियामेंट में। तो हटाने का काम पार्लियामेंट करेगा, और नियुक्ति के काम में पार्लियामेंट की कोई भूमिका नहीं है। क्या लीला है भाई? अरे वहां पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बात उसमें डिस्कशन होगा, सब कुछ देखा जाएगा, वहां डेमोक्रेटाइजेशन भी होगा। तो हटाने का काम संसद का, जजेस लगाने में संसद की कोई भूमिका नहीं। अब आइए जरा दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं, जहां से हमने पूरा अपना प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर, पॉलिटिकल प्रोसीजर जहां से लिया है, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। वहां पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वहां भी है, कई तरह के कोर्ट्स होते हैं, नहीं जाऊंगा उसमें। और उसके प्रोसेस क्या है, जो वैकेंट पोजीशंस होते हैं उसको एडवर्टाइज करना है पहले। यहां सब सीक्रेट होता है। अरे भाई, हमारे कुछ जज बन भी जाएंगे तो अभी तो देखा है ना, उनके ऊपर महाभियोग लंबित। शेखर यादव नाम है ना। संविधान का कस्टोडियन जज चाहिए कि जिस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं वैसे जज चाहिए। तो वहां जो है पहले तो वेबसाइट पे डालते हैं, उसके बाद स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग होती है, उम्मीदवार अप्लाई करते हैं, और जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है उसके एक्सपीरियंस, आचरण, उसके चरित्र सबका मूल्यांकन करता है। और इंटरव्यू होता है बकायदा। इंटरव्यू और मूल्यांकन के बाद जो कमीशन है वो रिकमेंड करता है, फिर लॉर्ड चांसलर की स्वीकृति होती है, और उसके बाद राजा या रानी द्वारा औपचारिक घोषणा होती है। ये तो हो गया लंदन। अब जहां के साहब बार बार कह रहे हैं कि 21 बार मैंने समझौता, क्या कितनी बार बोले हैं कि मैंने समझौता करवाया है? 26 बार। रोज अभी बढ़ते जाएगा नंबर। तो वहां के भी तो संविधान, वहां भी जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, ये भी तो थोड़ा पता कर लें। विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, जाके नेट पे सर्च कीजिए, सब मिल जाएगा। वहां तो कई जगह चुनाव होता है, और वाकई कांग्रेस सीनेट में पूरा डिबेट होता है, बहस होता है, और पूरे प्रोसीजर है। तो सब में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम कम है, कि कई तरह के कोर्ट्स हैं वहां। सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट्स ऑफ अपील है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है। इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया है राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेशन। राष्ट्रपति कानूनी विशेषज्ञों, सलाहकारों और सीनेटरों, विशेषकर उसी राज्य से, उससे परामर्श करते हैं, नाम शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। FBI द्वारा पृष्ठभूमि की जांच करती है, यहां भी IB करती है। आपको तो पता है साहब, आप तो ब्यूरोक्रेट रहे हैं। IB की जांच होती है। उसके बाद सीनेट जो है, सीनेट के जुडिशियल कमेटी में सुनवाई होती है, और वहां उस कैंडिडेट को पेश होना पड़ता है। उनसे कानूनी दृष्टिकोण, पूर्व के निर्णयों और राजनीतिक विचारों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकायदा इंटरव्यू होता है। यहां तो अभी खन्ना साहब इंटरैक्शन शुरू किए हैं, इंटरैक्शन शुरू किए। पूरे सीनेट में मतदान होता है, और उस व्यक्ति को या तो अपॉइंट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। 51 एक वोट से जीत हार हो सकती है। वोट बराबर हो जाए तो उपराष्ट्रपति का निर्णायक वोट, क्रूशियल वोट होता है। वहां जज रिटायर नहीं होते, इसलिए इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि भाई, आपका जो कोलिजियम सिस्टम है उसको डेमोक्रेटाइज, ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है। आप किसी हाई कोर्ट में 3 जजेस ही क्यों बनाएंगे कोलिजियम, और नाम रिकमेंड क्यों करेंगे?
सब हाई कोर्ट में जो है लोअर जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए अलग कमीशन है। जैसे बिहार में है तो बीपीएससी का काम खाली एडवर्टाइज करना है, पूरा काम कोर्ट्स देखती है, हाई कोर्ट के जज के नियंत्रण में, वहां एक रजिस्ट्रार बैठता है और रिजल्ट बना के बीपीएससी को देता है, तो बीपीएससी उसको पब्लिश करती है। तो जब लोअर जुडिशरी के लिए हो सकता है तो हाई कोर्ट के जजेस के लिए क्यों नहीं हो सकता है? आप एक रजिस्ट्रार वहां बैठाओ, एप्लीकेशन मंगवाओ, उसको ट्रांसपेरेंट करो और सारे जजेस को दो, सब लोग अपना अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे, बार काउंसिल को और बार एसोसिएशन को इन्वॉल्व करो। इसमें तो आप चर्चा नहीं सुने होंगे अभी। जहां लाखों लाखों नौकरियां हैं वहां भटकाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। और आपको कहां पूरे आंकड़ा उन्हें दे दिए 1155 जजेस हैं। वहां भी ऐसा हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है ऐसा। सारे जजेस उसको स्क्रूटनी करें और पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पर डालें। अभी तो बहुत सारे जज का प्रॉपर्टी का डिटेल्स भी नहीं है शायद। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सब जितना ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटाइज होगा, भागीदारी सुनिश्चित होगी, हवा में तीर चलाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाकर, जैसे यूपीएससी है ना, तो अभी भी अंडरस्टैंडिंग है कॉलेजियम में और सरकार में अभी भी है। अभी 2-2 होता है, जब वो बन जाएगा तो 3 होगा, पूरा सरकार ही कंट्रोल में ले लेगी फिर। तो आप उसमें भागीदारी की बात करो, लेकिन कम से कम कुछ संस्थाओं को, चुनाव आयोग का क्या हल हो चुका है, कोर्ट्स का भी आप देख ही रहे हैं। तो जो लोग चाहते हैं, देखिए हमारा काम तो वही है ना, क्या क्रिटिकल एनालिसिस करना। 20-25 जजेस का अपॉइंटमेंट होना, 30 जजेस, कितना नेशनल एग्जाम होगा जरा सोच के देखिए, किस उम्र में होगा, क्या कंडीशन होगा। हम ये चाहते हैं कि आप जुडिशरी जो है ना डेमोक्रेटाइज हो, ट्रांसपेरेंट हो, और जो भी SC ST OBC से जो काबिल लोग हैं उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। यही बात है ना। नहीं तो सरकारी नियंत्रण में आने के बाद अभी जितने बड़े बड़े अफसर लोग को देख रहे हैं, IAS IPS जजेस के भी देख रहे हैं, सब कंट्रोल में है। सैकड़ों सांसद हैं, हजारों ब्यूरोक्रेट हैं, तो आप पे अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं? एक FIR नहीं लिखा जा रहा है थाने में, कूटा जा रहा है थाने में पकड़ पकड़ के। इस सब का इलाज डेमोक्रेसी में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। बांग्लादेश का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। तो जुडिशियरी को भी ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है, डेमोक्रेटाइज होने की जरूरत है। पार्लियामेंट्री कमेटी में क्यों नहीं जाएगा? पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंड करे तो वहां जब जनप्रतिनिधि होंगे तो उन पर दबाव भी रहेगा कि भाई सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हम जानते हैं कि हम जो बात बोल रहे हैं उसका खामियाजा ना हमको भुगतना पड़ सकता है। भाई बहुत लोग को फांसी पे लटका दिया गया, कुछ लोग को जहर पीना पड़ा, लेकिन जो RSS एजेंडा चला रहा है, बीजेपी चला रहा है, उस एजेंडे में मत फंसिए, क्रिटिकली सोचिए। अभी तो एक आध जगह हो सकता है कि न्याय की उम्मीद भी हो, लेकिन सरकारी हम जानते नहीं वाइस चांसलर कैसे काम कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस के हेड कैसे काम कर रहे हैं। कोई 1 दिन 2 दिन की तो नौकरी है ना, 3 दशक होने जा रहा है। ये पुराने भारत और नए भारत बदलते हमने देखा। इसलिए मिला जुला के, एक तो आपकी दिलचस्पी इसमें है कि नहीं, हम लोग तो इतने साल से यही भुगते जा रहे हैं। अभी एक बच्ची अभी टीवी डिबेट में थी, क्या नाम है, प्रियंका भारती, उसको कैसे, ये कोई बीजेपी की लेडी थी, ब्रोकन इंग्लिश, गलती से अगर मैं रहता ना तब उसको जवाब देता। बोले हिंदी हिंदुस्तान वाले तुम ही लोग हो ना। अमित शाह कह रहे हैं कि देश में वैसे हालत करेंगे कि इंग्लिश बोलने में शर्म आए। हम थोड़ी बोल रहे हैं, उन्हीं का स्टेटमेंट रिपीट कर रहे हैं।
तो आप इतना पटर पटर अंग्रेजी का है बोल रही हो? पहले अमित शाह से परमिशन लेके आओ। तो इस खेमे में मत रहिए। और आज नकल जो मैं कह रहा हूं, देखिए हमारा जो होना होगा, चलिए हम आपके भरोसे हैं भी नहीं, लेकिन जब तक ये जन आंदोलन में तब्दील नहीं होगा, आप समझ रहे हैं कि चिट्ठी लिख देने से, मेमोरेंडम लिख देने से ये समस्या का समाधान होगा? हजारों चिट्ठियां मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूजीसी चेयरमैन, यहां वहां हजारों चिट्ठियां लिखी होंगी। आगे देखिए मेरे यहाँ 10 फाइल पड़ी हुई, कहीं आपकी सुनवाई नहीं है। तो इलेक्शन के समय मैंने एक बार शपथ दिलवाई थी ना कि भाई बाप रिश्तेदार भी खड़ा होगा तो इन लोगों को वोट मत देना। ये सारे सवाल राजनीतिक सवाल है। नेताजी बैठे हुए यहाँ पे, संसद में ही डिबेट होगा ना, इस पे संसद पे ही डिबेट होगा, बिल वहीं पास होंगे ना, वहीं पास होंगे। तो इस पे बहस जरूरी है।